हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार कहानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम लेंगे। उसके बाद इसी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि किसी फंक्शन के अंदर अगर मॉड आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, ये हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पूरी वीडियो को जरूर देखना। जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे किसी डिटर्मिनेंट फंक्शन। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। मान लिया dx, या हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जो फंक्शन। डिटर्मिनेंट याद रखना किसी वेरिएबल में होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, जीरो। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर सारे टर्म डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट अगर कांस्टेंट है तो उसका आंसर जीरो लिख देंगे। तो मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स एच एक्स एंड यहाँ पे मान लेते हैं पी एक्स एक्स आर एक्स एक्स ई एक्स और डब्ल्यू एक्स। मान लिया हमारे पास ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट का, और अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। एक्स का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसके डेरिवेटिव करने का तरीका ये होता है कि आप डेरिवेटिव या तो रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। एक एक रो को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे या एक एक कॉलम को डिफरेंशिएट। जैसे हमारे पास अगर यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए, टोटली 3 रो है। ये हमारे पास होती है फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो इसको R2 बोलेंगे, ये थर्ड रो को R3 बोलेंगे। और ये हमारे पास कॉलम होते हैं, पहला कॉलम C1 2 और उसके बाद C। 3 कॉलम होते हैं और 3 रो है हमारे पास। हमारे सिलेबस में 3x3 की ही मैट्रिक्स है, इसीलिए मैंने 3x3 का ही लिया है। अब मैं इसको पहले रो वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते ही जो dx है वो क्या बन जाएगा, ds(x) इक्वल टू, मैं पहले फर्स्ट रो का करूंगा, फिर सेकंड रो का करूंगा और उसके बाद थर्ड रो का करूंगा। तो याद रखना मैं पहले डिफ्रेंशिएशन रो वाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट रो का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो मैं सिर्फ एफ डैश लिख रहा हूँ, आप उससे समझ जाना। फिर जी एक्स का डी डैश एक्स और फिर एच डैश एक्स। बाकी दोनों रो एज इट इज आएगी। दोनों रो का एज इट इज लिख दो, पी क्यू आर क्यू डी और डब्ल्यू। ये दोनों एज इट इज आ गए। फिर क्या लगाना है, प्लस। अब आप सेकंड रो का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज आएगी। फर्स्ट रो को लिख दिया हमने एफ ई एच, और ये बनेगा पी डैश क्यू डैश एच डैश क्यू वी डब्ल्यू। फिर आते हैं यहाँ, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड रो का करेंगे। थर्ड रो का इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यू डैश ई डैश डब्ल्यू डैश। बाकी दोनों रो एज इट इज एफ ई एच पी क्यू और आर। ये होता है हमारा पास डेरिवेटिव। तो डिटर्मिनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इस प्रकार से किया जाता है। अब आप चाहो तो भले इसको कॉलम वाइज कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन आल्सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉलम वाइज भी जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव होगा फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम में C1 का अगर डेरिवेटिव करो तो मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं लिख देता हूँ C डैश 1, और बाकी C2 और C3 एज इट इज आ जाएगा।
प्लस अगली बार क्या करेंगे हम लोग, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट और दोनों एज इट इज, यहाँ हो जाएगा C1 और C2 डैश, प्लस की बार C1 C2 एज इट इज और C3 डैश एज इट का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैंने ये जो C लिखा है ना, एक्चुअल में C का मतलब F डैश एक्स, P डैश एक्स और Q डैश एक्स है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एज इट इज रहे, फिर जब मैंने C2 डैश लिखा है तो ये दोनों कॉलम एज इट इज, इनका डेरिवेटिव G डैश एक्स, P डैश और P डैश। सेम जब थर्ड को लिखा तो C1 C2 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव H डैश, R डैश और W डैश। तो आप चाहो तो डिटर्मिनेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो, आप उसका या तो रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ एक डिटर्मिनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एंड क्वेश्चन वाला कह रहा है एफ डबल डैश ए बताओ। एफ डबल डैश ए का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव करना। पहले हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले मैं इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ। आपकी चॉइस है, आप रो वाइज करो, आप चाहो तो कॉलम वाइज। मैं इसको कॉलम वाइज करना प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम में वेरिएबल दिख रहा है, बाकी फर्स्ट और थर्ड में कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो मैं कॉलम वाइज इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, प्रेफर दे रहा हूँ। आप रो वाइज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आपको डेरिवेटिव करना है, पहले ऐसे 3 डिटर्मिनेंट बना लीजिए और डिटर्मिनेंट बनाने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको कांस्टेंट है, इन सबका डेरिवेटिव 0, और बाकी C2 और C3 सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दो। 6x स्क्वायर 2x क्यूब x टू द पावर 4 के बाद 1a स्क्वायर। के बाद सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा 3 2 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 12x 6x और 4x क्यूब। सेम ये एज इट इज 1a स्क्वायर, इनका डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 6x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 2 1 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 2x क्यूब भी एज इट इज, x टू द पावर 4 भी एज इट इज, और ये सारे कांस्टेंट है, इसलिए इन सब का डेरिवेटिव। अब यहाँ आके एक आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। इट मीन्स हमारे को इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया, सेम आपके पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 हो गया। सिर्फ क्या बच गया, ये बचा। तो हमारे पास जो फाइनली एफ डैश एक्स आएगा वो एफ डैश एक्स आएगा डिटर्मिनेंट 3 2 1 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब 1a स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स आया। क्योंकि मुझे एफ डबल डैश ए चाहिए तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव और करना है, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वही काम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का। तो आप देख पा रहे हैं जब आप फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, जी। मैंने ऐसी सिचुएशन आएगी। और अभी हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो आंसर 0। तो अब मैं उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। इसका तो 0 आ गया, इस वजह से डिटर्मिनेंट 0 बन गया। अब सेकंड कॉलम का आंसर लिखना है, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव। तो देखिए ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज 3 2 1, ये भी एज इट इज 1a स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x का हो जाएगा 12, 6x स्क्वायर का 12x और इसका हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये बन गया। और प्लस आगे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से 0 आएगी टर्म, सारे एलिमेंट 0 होते, फिर क्या आंसर हो गया, 0। तो आपका एफ डबल डैश एक्स जो है ना वो ये आया है। अब एफ डबल डैश एक्स तो आया, पर हमारे को आंसर किसका चाहिए, एफ डबल डैश ए का। तो अब जरा देखिए हम एफ डबल डैश ए का आंसर ला रहे हैं। एफ डबल डैश ए का आंसर लाने के लिए क्या करना है, मुझे इसमें एक्स के प्लेस पर ए पुट कर, ए पुट करूंगा जगह 3 2 1 12 12 ए 12 ए स्क्वायर 1a स्क्वायर। और इस कॉलम में से 12 कॉमन आ रहा है, सब में दिख रहा है, सेकंड कॉलम में सब में से 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन भी ले लो,
जैसे आप 12 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 3 2 1 1 a स्क्वायर 1 a। अब आपको दिख रहा होगा कि C1 C2 कॉलम और C3 कॉलम सेम आ रहे हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो उसका आंसर भी जीरो। का मतलब ये हुआ इस डिटर्मिनेंट का फाइनली आंसर कितना बन गया? जीरो। क्यों? क्योंकि C2 और C3 सेम है। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट फंक्शन का या डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव किया जाता है। आई होप आपको बात एकदम समझ में आ गई हो। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन, और आपको इसमें प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ये होगी। तो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू ये लानी है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको सिंपली पहले तो फंक्शन तो दिया हुआ है ही, और फंक्शन है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो आपको इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं यहीं पे। जैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। और आपको पता है डेरिवेटिव अब आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, करना तो पड़ेगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। मान लेते हैं हम रो वाइज ही डेरिवेटिव कर लेते हैं, या कॉलम वाइज कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम वाइज कर लिया मान लो। कॉलम वाइज डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, सेम ए बी का, ए सी का 0, क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, का मतलब ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और बी सी, सेम यहाँ पर ए सी बी सी और एक्स प्लस सी, प्लस अब सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव, फर्स्ट दोनों कॉलम एज इट इज, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर ये कॉलम का डेरिवेटिव, थ्री का डेरिवेटिव 0, का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और इसका डेरिवेटिव एक्स का हो गया 1 और बी स्क्वायर का 0 आ गया। सेम ये कॉलम एज इट इज रहेगा, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, प्लस अब की बार थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों एज इट इज, हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव 0 0 1। ये हमारे पास आ गया सेकंड, मतलब पूरा डेरिवेटिव कर दिया हमने। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को, है ना, उस रो या कॉलम से ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको दिख रहा है इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 आ रहे हैं, आपको सिर्फ 1 के लिए ओपन करना है। तो 1 के लिए जैसे सॉल्व करोगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एलिमेंट बचेंगे, ये पूरा बचने वाला। और ये जब पूरा बचेगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये बनेगा एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी, का आंसर ये आ गया। प्लस जब इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो इसमें हम सेकंड कॉलम से ओपन करेंगे, सेकंड कॉलम में भी सेकंड इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट के लिए ओपन करोगे तो अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जो हम डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं। पहली वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मतलब 1 प्लस का लेंगे, 1 प्लस का ले लिया, इसके सामने का कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो गए, एलिमेंट बचा एक्स प्लस ए स्क्वायर ए सी और एक्स प्लस, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर टू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ये हमारे पास आ गया इसके लिए। अब इस कॉलम के लिए ओपन कर रहा हूं मैं, इसके लिए ओपन करोगे तो थर्ड कॉलम से ओपन कर दो, तो ये वैल्यू भी 1 के लिए ओपन होगी, तो ये कॉलम और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा।
एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का सी से मल्टीप्लाई एक्स इंटू सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में एक्स इंटू बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ही, प्लस इनका भी मल्टीप्लाई करो, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो, तो आप कहेंगे कि सर ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अब जो टर्म बच गए उसमें हो क्या रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। जो टर्म बच रहे उसमें क्या हो रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक तो एक ये एक्स स्क्वायर है और ये एक एक्स स्क्वायर है, तीनों सम होके क्या बन जाएंगे, जैसे आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। बाकी के जितने भी टर्म है ना उनको जरा ध्यान से देखो, तो एक्स सी स्क्वायर का मतलब हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और उसके बाद अगली टर्म बच गया यहाँ से एक्स बी स्क्वायर और एक्स बी स्क्वायर, ये रहा, तो दोनों ऐड हो गए कितना हो गया 2xb स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं अपन, तो ये दिख रहा है एक्स ए स्क्वायर और यहाँ से आ रहा है एक्स ए स्क्वायर, दोनों मिलके हो जाएगा 2xa स्क्वायर। अब सारी टर्म सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो हमारा आंसर हो गया फाइनली 3x स्क्वायर, और इन तीनों टर्म में से आपको 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आंसर बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारे को प्रूफ करके आंसर में लाना था, और ये हमारा आंसर आ चुका है। फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसमें सारी इन सब चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ये ऐसा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में भी हम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में फिर से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट गिवन है और ये लाइन गिवन है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको है ना इसमें पहले तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा सोचो कि ई की वैल्यू कैसे आएगी, तो ई की वैल्यू लाने के लिए अगर मैं ई चाहिए मुझे, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक की टर्म तो मुझे नहीं चाहिए, और अगर यहाँ से यहाँ तक की टर्म नहीं चाहिए तो कैसे इन टर्म्स को हटाऊं, मैं ये सोचूंगा। मुझे मालूम पड़ रहा है कि इनको हटाने के लिए अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूं तो आराम से पूरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सीधे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू बोथ साइड्स, LHS और RHS दोनों तरफ मैं x की जगह पर 0 पुट कर रहा हूँ। तो जैसे x के प्लेस पर 0 पुट करूंगा मेरे पास ये टर्म बन के हो जाएगी 0 0 2 0 0 6 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बचा, ई बच गया। अब आपको मालूम है किसी डिटर्मिनेंट के अगर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0। तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0, ई प्लस 0 ई, और इक्वल टू में भी क्या आ रहा है 0, आंसर हो गया। इस वजह से हमारे पास ई का आंसर कितना आ गया। अब क्वेश्चन वाला मांग रहा है आपसे कि डी की वैल्यू बताओ, तो डी की वैल्यू लाने के लिए आप एक काम करो, अगर आप डी की वैल्यू लाना चाहते हो ना, डी की वैल्यू लाने के लिए आपको ये डी चाहिए सिर्फ। एक काम करो, एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो जैसे डेरिवेटिव करोगे ई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 0, और dx का डेरिवेटिव डी बन जाएगा, डी बचेगा, और फिर आप x की जगह 0 पुट, एक बार डेरिवेटिव करके फिर x की जगह 0 पुट। तो मैं एक बार इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करते आपको पता है 3 डिटर्मिनेंट बना दो, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव तो ऐसे ही होगा, और इक्वल टू में इधर वाले का जब डेरिवेटिव करोगे आप, ये बन जाएगा 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर और प्लस 2cx और प्लस का ये आ गया। अब जरा इनका डेरिवेटिव करो,
तो इनमें पहले मैं फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो वो होगा 1 2x 1। फिर इधर डेरिवेटिव करोगे तो 2 का 0, x का 1, x का फिर 1, और यहाँ हो जाएगा x 6। फिर अब आ जाते हैं, गड़बड़, भारी गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कर दिया कि फर्स्ट का ही डेरिवेटिव करना था। पहले कॉलम का तो हो ही चुका है डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे। ये वो बन जाएगा 2x x, फिर यहाँ आ जाएगा x 6, बाकी सेम। अगली बार क्या करेंगे, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, बाकी दोनों के एज इट इज लिख लो, बाकी दोनों का एज इट इज लिखा तो ये बन गया x स्क्वायर x, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 1 1, उसके बाद ये x 6 आ गया। फिर हम क्या करने वाले हैं, अब की बार थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव कर देते। थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव करेंगे, ये दोनों कॉलम एज इट इज, x स्क्वायर x, फिर 2x x 1 0, ये टर्म आ चुकी है यहाँ तक। अब क्योंकि मुझे d की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें सीधे क्या पुट कर देता हूँ, d इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। तो अब मैं आंसर लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, d के प्लेस पर, x के प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ पुट d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 जैसे आप इसमें पुट कर, सॉरी x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, तो अब आप x की जगह 0 डालो। तो जैसे जैसे x की जगह आप 0 डालोगे तो टर्म क्या बनने वाली है वो जरा ध्यान से देखो, 1 0 1 2 0 0 6 6 प्लस 0 0 0 0 1 1 0 6 6 प्लस आगे 0 0 0 2 0 0 1 0 0, और इक्वल टू में इधर सारे टर्म कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ क्या बच गया d, तो इक्वल टू में d। अब आपको मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाता है 0। तो इसका आंसर 0, इसका आंसर भी, इधर आंसर हो गया d इक्वल टू, ये दोनों तो 0 हो चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम से ओपन कर लेते हैं, सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम से क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 दिख रहे हैं मुझे। तो सेकंड कॉलम से जब ओपन करोगे तो -2, ये कॉलम और ये रो कट जाएगा, का मल्टीप्लाई 0 माइनस, और इसको सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा फाइनली। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले का आंसर लाते हैं। थर्ड वाले में हमारे को क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको प्रूफ करना है। सोचो इसको देख के कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे आएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है ना, इसमें x के प्लेस पर 1 पुट कर देते, तो 1 पुट करते a प्लस बी प्लस सी प्लस ई आ जाएगा। क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे, पुट x, इसको नंबर 1 नाम दे दो इक्वेशन, और इस ये जो आपने जो डिफरेंशिएट किया ना इसको इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे आपने x के प्लेस पे 1 डाला, तो ये सब लोग तो क्या बन गए, ये सब मिलके बन गए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू, इधर भी x के टर्म पे x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया हमने। जैसे x की जगह 1 पुट किया तो इसका 1 1 1, फिर 2 1 1 के बाद 1 6, ये आ गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो। आप जैसे अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले 1 के लिए सॉल्व किया, कॉलम रो कैंसिल, 6 माइनस 6, फिर माइनस लगाएंगे और -2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, फिर +1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये रो और कॉलम कैंसिल, 1 माइनस 1। आंसर कितना आ गया इसका, 1 माइनस 1 करने पर आप देख पा रहे हैं ये भी 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो आंसर कितना हो गया इसका। और आप चाहो तो ऐसे भी देख लो,
थर्ड सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट सेम है, इसलिए आंसर 0 बनेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे? क्वेश्चन 4 में आपको लाना क्या है, पूरे बी बी सी और डी। तो आपने जो डिफ्रेंशिएशन किया है ना, उसमें देखो, अगर मैं एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दूं, यहाँ भी 1 पुट कर दूं और यहाँ भी 1 पुट कर दूं, तो आप देख पा रहे हो जो टर्म यहाँ आ रही है वही तो यहाँ मिल गई है। तो हमारे को क्या करना है इसमें, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना, डिफरेंशिएशन एक बार जो किया है उसमें एक्स के प्लेस पर 2 डाल दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर एंड सॉल्व। आप इसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 में 1 डाल दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये अच्छा सा एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम आते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जब भी मॉडुलस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, आप उसको डिफरेंशिएट करने से पहले मॉड को जरूर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो याद रखना, बिफोर डिफरेंशिएशन फर्स्ट फाइन मॉड एंड देन डिफरेंस। तो आप पहले मॉड को डिफाइन कीजिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करिए। चलिए आइए इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन। अब 1 माइनस साइन 2x आप जानते हैं ये होता है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया हमने होल स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो लिखा होता है इसको मॉड एक्स लिखा, तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के बाद जो लिखा है ना, उसमें इंटरवल दिया है 0 से π/4। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे मॉड में। ये हो गया मॉड cos x माइनस साइन एक्स, ये हम बाहर लाएंगे। अब आप मॉड को डिफाइन कीजिए। आपका x किस में बिलोंग कर रहा है? 0 से π/4। तो 0 से π/4 की अगर बात करें तो 0 से π/4 में हमेशा cos की वैल्यू साइन से बड़ी होती है। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं और ये आपके पास मान लीजिए π/4 है और ये 0 है, तो 0 पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकालते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है और साइन की वैल्यू 0, और यहाँ आके दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, 1/√2 और 1/, का मतलब जो ये एरिया है, इस एरिया में कौन बड़ा रहेगा? हमेशा कॉस। कॉस साइन से बड़ा होगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि कॉस की वैल्यू कम होती जाती है, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, और बराबर कहाँ हो जाता है? आके π/4 पर। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो 0 से π/4 का इलाका है, उस इलाके में कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं cos x इज ग्रेटर देन sin x। और अगर cos x sin x से ग्रेटर है इन x बिलोंग्स टू 0 to π/4, और अगर ये 0 से बड़ा है, तो अगर मैं साइन को इधर ले आऊं, ये बन जाएगा मेरे पास cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन। तो इसका मतलब ये पूरा पार्टी कैसी आ गई? पॉजिटिव। 0 से बड़ा आने का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स कैसा बन गया? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब जो हमारा मॉड से बाहर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव अंदर वाला है तो मॉड एज इट इज इसको बाहर निकाल देगा, और ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर dy/dx। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। और अब मुझे इस इंटरवल में करना था, तो इस इंटरवल में मेरा ये आंसर, तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और f डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है।
और कब डिफरेंशिएट करना है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 7π/6। अब जरा सोचिए, x की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7π/6 और मॉड है, तो मॉड को बिना डिफाइन किए डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो पहले मॉड को डिफाइन करें। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/6 का मतलब होता है पाई प्लस π/6, और आपको मालूम होगा कि पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं sin x एंड cos x बोथ आर नेगेटिव। हम जानते हैं दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हो गए अगर है, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन में हम लिख देते हैं यहाँ पे fx इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स माइनस। अब जरा ध्यान से समझिए, cos x कैसा है, ये यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव, और अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड उसको कैसे बाहर निकालेगा, माइनस के साथ। जब माइनस के साथ बाहर निकालेगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, और बाहर अभी भी एक मॉड बचा हुआ है, एक मॉड तो डिफाइन हो चुका। तो आप बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव है और ये भी कैसा है, नेगेटिव है, और दो नेगेटिव चीजों का सम हमेशा कैसा आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी का सम भी कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल कैसा है, अंदर वाला नेगेटिव, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो फिर ये माइनस के साथ बाहर आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो fx है वो ओरिजिनली बाहर आके माइनस, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अब आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर लीजिए। अब जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये बन गया। अभी इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा एफ डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया साइन एक्स, और ये हो गया माइनस का कॉस एक्स। अब ये एफ डेस एक्स तो आ गया, पर एफ डेस एक्स कब लाना था आपको, 7π/6। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे आप, 7π/6, एफ डेस 7π/6 इक्वल टू साइन 7π/6 माइनस कॉस 7π/6। अब इसको हम लिख देंगे साइन पाई प्लस π/6 माइनस कॉस पाई प्लस π/6। हाँ भाई, अब हम साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा का मतलब ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव और नो चेंज, तो दोनों नेगेटिव होंगे और नो चेंज। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का साइन पाई/, फिर यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस π/6। अब आप बताइए, साइन π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, -1/2 प्लस कॉस π/6 की वैल्यू होगी √3/। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से -1/2। ये हमारे इस प्रॉब्लम का। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला हमारा जो प्रॉब्लम है वो लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर 4, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करिए। इसके लिए क्वेश्चन वाले ने बोला है आपसे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच की, और एफ डेस √π/2 की वैल्यू चाहिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं x के बारे में। x किसके बीच में दिया हुआ है, 0 से 1। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, आप बोलेंगे 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो आ गया, तो माने ये 0 है। अगर ये 0 है तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर -4 इंटू 0। इट मीन्स क्वेश्चन हो गया हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डेस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है।
फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। और डिफरेंशिएशन होने के बाद क्वेश्चन वाले ने आपसे मांगा एफ डेस रूट पाई बाय 2। एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं हम लोग, अंडर रूट पाई बाय 2 पुट करो यहाँ पे। ये बन जाएगा एफ डेस अंडर रूट पाई बाय 2 इक्वल टू -2 इंटू रूट पाई बाय 2 इंटू में साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। जब आप x का स्क्वायर करेंगे ना तो √2 का रूट पाई का स्क्वायर पाई और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई बाय 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का रूट पाई और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस, दोनों के एक ही रूट में लिख देता हूं मैं, रूट पाई बाय 2। और यही एफ डेस रूट पाई बाय 2 का ये क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे की क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हमारे सिलेबस में है। तो अगली क्लास में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम वन शॉट में निपटा देंगे। पूरा 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर बनाएंगे और एक ही लेक्चर में पूरा पीवाईक्यू आपका डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी क्लास को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको इस तरह के 12th क्लास के या बोर्ड एग्जाम्स के मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक के किसी भी नोट्स या पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए साहनी मैथमेटिक्स के साथ। वहाँ हम आपकी क्वेरी को भी सॉर्ट आउट करेंगे और साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।